प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को छोड़ करके अपनी नीच राशि मकर में ट्रांजिट करने वाले हैं और इसका सभी राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति ही सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही सर्वाधिक भावों के कारकत्व रखते हैं। देवगुरु बृहस्पति ही धन देते हैं, विद्या देते हैं, संतान देते हैं, भाग्योदय कराते हैं, लाभ देते हैं और ये भी अच्छे कर्म कराते हैं, अच्छी आदतों के स्वामी हैं और अच्छे विचार यही देते हैं। व्याख्यान की शक्ति इन्हीं के अंतर्गत आती है। वित्त के कारक यही हैं और इन्हें जीव कहा जाता है। और हमने देखा है कि कुछ दिनों से पुनः विश्व में कोरोना के संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का नीच राशि में जाना और राहु और शनि के प्रभाव में आने से इनका जो है नैसर्गिक कारकत्व है ये तो कम होना ही होना है, और जिसके कारण जो जीवे कहा गया तो जीवनी शक्ति जो है इस समय पुनः कम होगी और कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है इससे हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि देवगुरु के नीचत्व का परिणाम मिल रहा है। मंदी आने के अवसर और बढ़ेंगे और कई जगहों पे आप देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति पुनः लगने वाली है। वो एक व्यापक विषय है, वो मेदिनी ज्योतिष है, वो दूसरा ही है, उधर हम नहीं जाते हैं। हम अपनी देखते हैं कि ये सिंह राशि पर ये क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अन्य राशियों के लिए जो वीडियो बनी है ये इसे दबाएंगे, आई बटन मिलेगा, आई बटन को जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट होगी और अन्य भी वीडियो देख सकते हैं। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो आगे की सारी वीडियो की सूचना आपके होम पेज पर आती रहेगी, उसको भी देख लेंगे। तो ये सिंह राशि के लिए हमने लिखा है कि बहुत सावधानी भरा समय है, मेष राशि के लिए और सिंह राशि के लिए, और किसके लिए, कुंभ राशि के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे पोजीशन में थे। मेष राशि के लिए मेष राशि के लिए ये नवम से दशम में गए हैं, सिंह राशि के लिए ये पंचम से छठे आ गए हैं, कुंभ राशि के लिए एकादश से द्वादश आएंगे। तीन के लिए विशेष सावधानी रखने का समय है। यही सावधानी इसलिए क्योंकि जब बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता तो व्यक्ति एक धारा प्रवाह में अच्छा कार्य कर रहा होता, उसे लगता है कि अब हम जो कार्य करेंगे उसमें तो सब सफलता ही सफलता मिल रही, और बड़े कार्य करते हैं और इन्हीं सफलताओं से व्यक्ति अति उत्साहित हो जाता है। और तब तक ग्रहों का जब ये परिवर्तन होता है तो वो बुरा समय आता है और बहुत बड़ा निवेश कर रहा होता है, सफल हुआ रहता है, अब बहुत बड़ा निवेश कर दिया उसी चाहत में, तब तक यहाँ गए और यहाँ से वो धन डूब सकता है, यहाँ से शत्रु बढ़ सकते हैं और यहाँ से वो धन फंस सकता है और वो परेशानियों में व्यक्ति घिर सकता है और भी स्थितियाँ बिगड़ती हैं। तो इसीलिए इन्हें विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। और पूर्व में जो कहा कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक नैसर्गिक कारकत्वों के ये धारण करने वाले हैं, इनका नीच होना और छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है। चलिए, नीच भंग तो हो गया, नीच भंग राजयोग बन गया, लेकिन नीच भंग राजयोग सिर्फ इस भाव के लिए बना और इस भाव पंचम दृष्टि के लिए बना और इस भाव के लिए बना। यहाँ से इस भाव पे टिक कर लेते हैं, इस भाव पे टिक कर लेते हैं, इस भाव पे टिक कर लेते हैं, लेकिन हमें आय तो प्राप्त गुरु की कोई भी दृष्टि आय भाव पे नहीं पड़ने वाली है। इसलिए आमदनी के लिए विशेष तरह पे तरसना पड़ जाएगा। और कलयुग में, इस युग में इनकम नहीं तो जीवन कितना कठिन हो सकता है हम सभी जानते हैं। दूसरी स्थिति, यदि संतान से ये द्विद्वादश का संबंध बन गया तो यदि इस संबंध में संतान के लिए प्रयासरत हैं तो संतान होने की संभावना नहीं है। इस भाव से ये द्वादश है, यदि विवाह करने के लिए परेशान है तो विवाह अगले सालों तक होने की संभावना नहीं है। बीच में अतिचारी होकर के कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे तो पहले सोच सकते हैं, लेकिन उतना जल्दी पुनः यहाँ से यहाँ आएंगे स्थिति बिगड़ जाएगी। तो साल भर के लिए विवाह करना या संतानोत्पत्ति करना, ये दो स्थिति भी संभव नहीं है साधारणतया। ये यदि बाई बर्थ अच्छे ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही हो वो अलग बात है। इस गोचर के हिसाब से तो रुकावटें आनी ही आनी हैं। और
भाग्योदय में भी कुछ न कुछ रुकावट रहेगी, क्योंकि ये कारक हैं और दो अशुभ ग्रहों का इन पर प्रभाव है। जीवनी शक्ति का प्रभाव हमने देखा ही। धन संग्रह बाद में नवी दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं तो धन संग्रह बहुत ही परेशानी से हो पाएगा, क्योंकि ये स्वयं भी बलवान स्थिति में नहीं है। अब राजयोग का लाभ क्या मिलेगा? नीच भंग राजयोग है और यहाँ अप्लीकेबल है, क्योंकि यह राज्य का नवम है, राज्य का भाग्य है और इसका ये संघर्ष का ये संतान है। अर्थात खूब संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे तभी हमें राज्य प्राप्ति होती है। और इसको राज्य मिल भी सकता है, क्योंकि यहीं पे मंगल अभी यहाँ है और यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, तब तक लगभग साल बीत जाएगा। और इस बीच में सूर्य यहाँ आए, यहाँ आएंगे, यहाँ भी रहेंगे तो उत्तम है, यहाँ आएंगे, नीच रहते हुए भी उत्तम हो जाएंगे, यहाँ भी स्थिति अच्छी होगी, इसको ही देखेंगे। यहाँ पर भी मित्र राशि में होंगे, लगभग ठीक ही होंगे, यहाँ पे आके उच्च हो जाएंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। तो उन समयों पे जब सूर्य देव अच्छा होंगे, ये विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का लाभ भरपूर मात्रा में मिलेगा। और उन समयों में जातक यदि परीक्षा दे रहा होगा तो परीक्षा में पूरी तरह से सफलता प्राप्ति के योग हैं। संघर्ष करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ी होगी। जातक संघर्ष करने से घबराने वाला भी नहीं होगा और जातक संघर्ष से थकेगा भी नहीं है। पहले 2 घंटा पढ़ता था, 3 घंटा भी पढ़ेगा तो भी नहीं थकेगा और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। और यहीं से राहु यहाँ प्रसिद्धि दिलाने के लिए बैठा हुआ है तो इसका भी गोचर शुभ है, शनि का भी गोचर शुभ है और गुरु नीच भंग राजयोग की स्थिति में आएंगे। अब लग्ने सूर्य कैसा है, अब ये अन्य बातों पे निर्भर करेगा, दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशाओं पे। तो इस भाव के लिए तो आपको यहाँ पे लाले पड़ने वाले और इस भाव से लाभ ले लीजिए और इस भाव से भी लाले पड़ेंगे। इस भाव की वृद्धि अच्छी नहीं है, इसलिए कोर्ट केस कचहरी मुकदमा। लेकिन लाभ क्या होगा? लाभ चूंकि गुरु हैं, व्यय कराएंगे तो कहाँ कराएंगे? अच्छे कार्यों पे व्यय होने की संभावना है। शनि जो व्यय आधिक्य कराते, गुरु की दृष्टि पड़ने से व्यय आधिक्य नहीं होगा। व्यय होगा भी तो दान होगा, धर्म पे दान होगा, अथवा कोर्ट केस कचहरी में यदि पैसा लगेगा तो पुरानी केसें जो चल रही होंगी वो पैसा गुरु लगवाएंगे तो वहाँ से विजय मिलने की संभावना होगी। हॉस्पिटल आदि जा रहे होंगे तो वहाँ से लाभ मिलेगा जो पहले लाभ नहीं मिल पा रहा था। और गुरु की दृष्टि पड़ने से ये सब लाभ होता है। तो व्यय तो होगा पर अच्छे कार्यों पे होगा और उस व्यय का लाभ प्राप्त होगा। यही गुरु की दृष्टि पड़ने का सुपरिणाम है। और शनि की दृष्टि से नुकसान हो रहा था, मतलब फिजूल खर्ची हो रही थी, तो अब ये फिजूल खर्ची यहाँ से रुक जाएगी और इन दोनों की दृष्टि मिला के कुछ राजयोगकारी हो सकती। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ये लग्न जब बदलेगा तो क्या होगा। तो किन किन लग्नों हमने गोला बना दिया है कि ये सिंह राशि हो, परंतु लग्न यदि मिथुन हो, लग्न यदि धनु हो और धनु नहीं कहाँ गया, मिथुन गया और कुंभ गया, तो उस समय विशेष सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि मिथुन लग्न में ये बनेगा अष्टम भाव में और कुंभ लग्न में ये द्वादश भाव में ये बनेगा। तो स्थिति तब विशेष खतरनाक होगी। तब देवगुरु के विशेष उपाय करने आपको नितांत आवश्यक होंगे। उपाय अभी अंत में बताते हैं। और इनके लिए क्या होगा, ये मेष लग्न भी होगा, दशम भाव में पड़ा, ये राजयोग का लाभ आपको मिलेगा। वृष है, भाग्योदय होने के योग है वहाँ से, और यहाँ से भी ठीक है, अच्छा रहे और अच्छा जाएगा। कर्क राशि में बहुत अच्छा है, यहाँ से सामान्य है तो ठीक ठाक जाएगा, अच्छी स्थिति है। कन्या के लिए भी पंचम भाव में है, ये गोचर अच्छा है, राजयोगकारी है, यहाँ से थोड़ा सा कम सामान्य कर लीजिए तो अच्छा जाएगा। तुला के लिए ये बहुत राजयोगकारी गोचर है और यहाँ से थोड़ा सा सामान्य कर लीजिए तो अच्छे में बदल लीजिए। वृश्चिक के लिए क्या होगा, ये तीसरे भाव में बनेगा। वृश्चिक लग्न होगा तो तीसरे भाव में बनेगा, वहाँ से और यहाँ से दोनों से सामान्य अर्थात सामान्य रहने के भरपूर अवसर हैं। फिर भी वृश्चिक से यहाँ गुरु भाग्योदय कराने की स्थिति में रहेंगे, लाभ देने की स्थिति में रहेंगे तो अच्छा होगा, उसकी वीडियो अलग से देंगे। वृश्चिक राशि के लिए, धनु के लिए क्या होगा, धनु के लिए भी सामान्य रहने वाला है इसलिए अच्छा जाएगा। मकर के लिए बहुत अच्छा रहना है लग्न से और यहाँ से भी सामान्य है तो अच्छा जाएगा। और कुंभ के लिए विशेष सावधान। मीन के लिए तो क्या कहना, मीन लग्न हो तो एकादश भाव में ये बन जाएगा, बहुत ही उत्तम होगा, यहाँ से सामान्य हो, अच्छी स्थिति रहेगी।
अब उसके लिए सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग इस लग्न से फलादेश के लिए देख लेते हैं। तो गुरु इस मकर राशि में हो तो 10 नंबर में सर्वाष्टक में कितने अंक मिले। यदि 28 से 28 से अधिक अंक प्राप्त हैं तो गुरु का गोचर सर्वाष्टक वर्ग से अच्छा जाएगा। यदि भिन्नाष्टक वर्ग में गुरु के 4 या 4 से अधिक मिले हैं तो गुरु का गोचर लग्नानुसार अच्छा जाने वाला है। तो वहाँ से दोनों से बहुत अच्छा हो गया, यहाँ से सामान्य हो गया तो अच्छा मान लीजिए। अब उपाय क्या क्या करेंगे। यदि 1, 5, 9 आपके लग्न है या 4 नंबर का आपका लग्न है, यानी मेष, सिंह, धनु और कर्क लग्न है और गुरु केंद्र त्रिकोण और मित्र राशि में या मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में बैठे हों तो उस समय पुखराज धारण करेंगे, ये विशेष लाभ प्राप्त होगा। और यदि गुरु अच्छे भाव में स्थित नहीं है तब आप केवल ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, ओम ह्रीं बृहस्पते नमः या अपने गुरु का ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम आदि मंत्रों का जप करते हुए गुरु का ध्यान करेंगे, देवगुरु उत्तम होंगे। यदि ये आउटसाइडर दूसरे लग्न होंगे, जो दूसरे ग्रुप वाले लग्न हैं, तो वहाँ पर गुरु से संबंधित पीले चने की दाल का दान करेंगे तो फिर गुरु में सुविधा आएगी। पीला केला गाय को खिलाएंगे, ब्राह्मण को दान करेंगे, पीले वस्त्र का ब्राह्मणों को दान करेंगे तो भी लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इन उपायों का लाभ लेकर के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ा सकते हैं और यदि हानिकारक प्रभाव है तो उसे कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। और लाइक न किया हो तो लाइक कर देंगे, प्रोत्साहन होगा।